हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर डी.एन. जोशी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर नैनीताल, आज आपके समक्ष भौगोलिक चिंतन के संदर्भ में अरब काल में भौगोलिक चिंतन और अरब भूगोलवेत्ताओं के द्वारा किए गए भौगोलिक योगदान के संदर्भ में बातचीत करूंगा। आपको बताना चाहूँगा कि 7वीं से 12वीं शताब्दी का समय अरब भूगोलवेत्ताओं का समय माना जाता है, जबकि पूर्व मध्यकाल में ईसाई धार्मिक प्रभाव के कारण भौगोलिक ज्ञान के क्षेत्र में ह्रास हो रहा था। इसी समय अरब विद्वान या भूगोलवेत्ता भौगोलिक ज्ञान की वृद्धि के प्रयास कर रहे थे। अरब विद्वानों ने उस अंधकार युग में भी प्राचीन यूनानी तथा रोमन भूगोलवेत्ताओं द्वारा प्रतिपादित ज्ञान को सुरक्षित बनाए रखने में तथा भौगोलिक क्षेत्र की सीमाओं से और आगे भी कार्य किया। अरबों ने 641 ईस्वी में फारस पर, 642 ईस्वी में मिस्र पर तथा 732 ईस्वी में सहारा मरुस्थल पर आधिपत्य जमा लिया। 10वीं शताब्दी तक स्पेन, पुर्तगाल, मध्यवर्ती एशिया, अफ्रीका के पूर्वी तट, उत्तरी चीन, भारत, मलेशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में अरब साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। यद्यपि अरबी विद्वानों द्वारा जो भी भौगोलिक ज्ञान के क्षेत्र में कार्य किए गए थे वे वैज्ञानिक न होकर धार्मिक आंदोलन के रूप में थे, किंतु फिर भी अरबी भूगोलवेत्ताओं में तत्कालीन ईसाई धर्मावलंबियों की भांति अटूट अंधविश्वास नहीं था। तथापि अरब भूगोलवेत्ताओं के विचार धर्म से प्रभावित थे तथा उनमें भी कुरान विरुद्ध कोई भी वक्तव्य पाप की दृष्टि से देखा जाता था। पूर्व मध्यकाल में अरब भूगोलवेत्ताओं द्वारा भौगोलिक ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की। अरब वासियों ने 642 ईस्वी में बगदाद की स्थापना की, जो एक शताब्दी में ही विश्व की सभ्यता, संस्कृति एवं शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया। यहाँ खलीफा हारून अल रशीद एवं खलीफा अल मामून के प्रयासों के फलस्वरूप यहाँ बैतुल हुक्मा नामक अकादमी की स्थापना हुई। इस अकादमी में ग्रीक, लैटिन, फारसी, हिंदी तथा संस्कृत आदि के प्रमाणिक ग्रंथ लाए गए, जिनका अरबी भाषा में अनुवाद कराया गया। इस प्रकार भौगोलिक ज्ञान में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी। अब भौगोलिक ज्ञान के प्रकृति में जो उनके प्रयास थे उसके संदर्भ में बताना चाहूंगा। सबसे प्रथम अरब साम्राज्य का विस्तार। ईसा की 7वीं शताब्दी के पश्चात अरब साम्राज्य का विस्तार द्रुत गति से हुआ। यह अटलांटिक महासागर से लेकर मध्य एशिया को पार करता हुआ पूर्व में चीन तक फैल गया। अरब साम्राज्य के विस्तार के कारण अरबों को ज्ञात तथा अज्ञात क्षेत्रों में विस्तृत जानकारी से रुचि के कारण भौगोलिक विकास को प्रोत्साहन मिला। परिवहन एवं यात्रा के सुगम मार्ग। रोमन साम्राज्य के उत्कर्ष के समय दक्षिणी पूर्वी यूरोप तथा पश्चिमी एशियाई देशों में सड़क मार्गों का पर्याप्त विकास हो चुका था। सड़क मार्गों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ा गया। मरुस्थलीय क्षेत्रों के कारवां मार्गों का विकास हो चुका था। परिवहन मार्गों के विकास के कारण अरब वासियों की सुदूर यात्राएं भी सुगम हो गई। अरब भूगोलवेत्ताओं द्वारा की गई यात्राओं के कई उद्देश्य थे। इस प्रकार अनेक यात्राओं से प्राप्त वर्णनों के आधार पर भौगोलिक ज्ञान का भी विकास हुआ। यूनानी सभ्यता के देशों पर आधिपत्य। इस मध्ययुग में अरब साम्राज्य ने उन देशों को अपने आधिपत्य में कर लिया जिन पर सम्राट सिकंदर ने आधिपत्य कर यूनानी सभ्यता एवं संस्कृति की स्थापना की थी। इन देशों में सीरिया, इराक, ईरान आदि मौजूद भौगोलिक ज्ञान का अरबों ने लाभ उठाया। यूनानी ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया और इन्हीं के आधार पर कुछ स्वतंत्र ग्रंथ लिखे गए, जिनसे भौगोलिक ज्ञान में प्रगति हुई। व्यापार में वृद्धि। अरब साम्राज्य की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह अफ्रीका, यूरोप एवं एशिया के मध्य स्थित था।
अरब साम्राज्य के अधिक विस्तृत होने के कारण ही यूरोप तथा एशिया के विभिन्न उपनिवेशों से व्यापार में वृद्धि हुई। मुस्लिम समाज में व्यापारी वर्ग उच्च स्थान पर था। इस्लाम धर्म के अनुसार न्याय के दिन धर्म पर बलिदान होने वालों को जो सम्मान दिया, वही व्यापारियों को भी फलस्वरूप व्यापार को प्रोत्साहन मिला। अरब साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि का कारण थी। अरब राज्य की भौगोलिक दृष्टि से स्थिति अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राज्य भौगोलिक स्थिति के विचार से एक ऐसे स्थल पर विस्तृत है जहां यह अफ्रीका, यूरोप एवं एशिया तीनों महाद्वीपों का स्पर्श करता है। निसंदेह इस दृष्टि से अरब साम्राज्य के विस्तार और व्यापार के लिए काफी विशाल क्षेत्र प्राप्त था। अरब शासकों का प्रोत्साहन। अरब शासकों ने भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हेतु बहुत प्रोत्साहित किया। इस हेतु विदेशी विद्वानों को बुलाकर सम्मेलनों का आयोजन आदि करवाया। खलीफा अल मामून तथा खलीफा हारून अल रशीद के प्रयासों से बगदाद में बैतुल हुक्मा नामक अकादमी की स्थापना की गई, जहां ग्रीक, लैटिन, फारसी, हिंदी तथा संस्कृत के ग्रंथों को लाया गया एवं अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। इस प्रकार शासकों के प्रोत्साहन से अन्य देशों में ज्ञान को एकत्रित किया गया। भारतीय संस्कृति से संपर्क भी अरब काल में भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि का एक कारण था। मध्य युग में अरबों ने भारत से व्यापारिक संबंध बनाए। कुछ अरब विद्वान भारत आए तथा भारतीय ग्रंथों को अरब ले गए। इन ग्रंथों को अरबी में अनुवाद किया। गणित के अंकों को लिखने की कला भारत से ही अरब पहुंची, इसलिए इसे हिंदसा कहा जाता है। भारतीय ज्योतिष ज्ञान ने अरबों को आगे बढ़ने में बहुत लाभ पहुंचाया। अब योगदान की बात करते हैं तो भूगोल की विभिन्न शाखाओं पर इन्होंने कार्य किया और अरब काल में जो भौगोलिक उपलब्धियां रहीं वो सर्वप्रथम भौगोलिक ज्ञान की रचना तथा प्राचीन भौगोलिक ज्ञान की रक्षा। अरब भूगोलवेत्ताओं ने ग्रीक, रोमन, ईरानियन तथा भारतीय विद्वानों से प्राप्त ज्ञान को रक्षा करने के उद्देश्य से इनके विद्वानों द्वारा लिखी गई पुस्तकों का अरबी भाषा में अनुवाद कराया। उन्होंने भौगोलिक ज्ञान की रक्षा ही नहीं की, अपितु अपने अन्वेषण, निरीक्षण तथा अध्ययन के आधार पर अपनी संकल्पनाएं तथा सिद्धांत प्रतिपादित करने का भी प्रयास किया। अरब में भूगोल का वास्तविक विकास 8वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ, जब 766 ईस्वी में खलीफा की राजधानी दमिश्क से स्थानांतरित कर इराक कर दी गई। इस प्रकार प्राचीन भौगोलिक ज्ञान की रक्षा का मुख्य केंद्र बगदाद था। बगदाद धार्मिक, प्रशासनिक एवं ज्ञान का केंद्र बन गया। 820 ईस्वी में यहाँ एक अनुसंधानशाला भी स्थापित की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य भौगोलिक ज्ञान का विकास करना था। अरस्तु, ब्रह्मगुप्त, इरोटोस्थनीज, स्ट्रैबो, टॉलेमी, आर्यभट्ट एवं भास्कराचार्य आदि विद्वानों के ग्रंथों का अनुवाद किया गया और इस इब्न याकूत ने इस काल में भौगोलिक शब्दकोश की भी रचना की। 830 ईस्वी में अल मामून ने विज्ञ सदन नामक विद्वत परिषद की स्थापना की। इस काल में अधिकतर अनुवाद कार्य गणितीय भूगोल पर हुआ। खगोल की में विशेष प्रगति हुई। जो इनका योगदान था उसके अंतर्गत मैं बताना चाहूंगा कि अरबों के समय में भौगोलिक ज्ञान में खगोलिक में विशेष प्रगति की गई। अरब भूगोलवेत्ता प्रारंभ से ही नक्षत्र विद्या के क्षेत्र में रुचि रखते चले आए थे। खगोलिकी के क्षेत्र में अधिक रुचि का महत्वपूर्ण कारण मरुस्थलीय एवं अर्धमरुस्थलीय वातावरण का होना था। शुष्क जलवायु एवं स्वच्छ आकाश होने के कारण वर्ष पर्यंत
आकाशीय पिंडों के अध्ययन में सहायता मिलती थी। रोमन, यूनानी तथा भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया गया, जो मूलतः खगोल की एवं गणितीय भूगोल से संबंधित थे। 791 ईस्वी में भारतीय राजदूत ब्रह्मगुप्त के सिद्धांत तथा अन्य ग्रंथ अपने साथ बगदाद लाए, जहां अनुवाद किया गया। खगोलिकी के क्षेत्र में नक्षत्रों की गति, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण की दशाओं, पृथ्वी की विषुवत रेखीय स्थितियों का अध्ययन किया गया। पृथ्वी को गोलाकार तथा ब्रह्मांड के मध्य में माना गया। अरब भूगोलवेत्ताओं को चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, बृहस्पति तथा शनि आदि 7 ग्रहों का ज्ञान था। खगोलिकी के क्षेत्र में योगदान देने वाले विद्वानों में प्रमुख इल्म मामून, अल फरगानी, अल बत्तानी, अल ख्वारिज्मी, अल जरकली तथा इब्न अफ्ताह आदि हैं। अक्षांश व देशांतरों की शुद्ध गणना भी अरब भूगोलवेत्ताओं के द्वारा की गई, जो भूगोल में एक बहुत अच्छा योगदान माना जाता है। गणित और खगोलकी में अरब विद्वान यूनानियों से अधिक श्रेष्ठ थे। इन्होंने पृथ्वी के अक्षांश और देशांतरों की दूरी को अधिक शुद्धता के साथ निश्चित किया। अपने धार्मिक नगर मक्का की स्थिति को अधिक शुद्धता के साथ निश्चित करने के प्रयास किए, जिससे दूरस्थ स्थानों पर भी दोपहर की नमाज एक साथ अदा हो सके। मक्का में जब 12 बजते तब दूर भिन्न भिन्न देशांतर पर रहने वाले सभी मुस्लिम अपने स्थानीय समय की गणना करके दोपहर की प्रार्थना करते थे। भौगोलिक शिक्षा केंद्र, अरब काल में जो भौगोलिक शिक्षा केंद्र थे उनके विषय में आपको मैं बताना चाहूंगा। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के समय अरब में भौगोलिक ज्ञान को विकसित करने के 7 प्रमुख केंद्र स्थापित किए गए। जेरूसलम, काहिरा, टोलेडो, कुस्तुनतुनिया, दमिश्क, बगदाद एवं सिराज। अरब काल में प्रादेशिक भूगोल पर भी कार्य हुआ। अरब भूगोलवेत्ताओं ने मध्य एशिया, अफगानिस्तान, भारत, चीन, मंगोलिया, वर्मा, श्रीलंका, उत्तर पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप के विभिन्न देश तथा यूरोपीय रूस के देशों की यात्राएं की, जिनके विस्तृत विवरण प्रस्तुत हुए। प्रादेशिक विवरणों में प्रमुख नगरों, मार्गों, वस्तु उत्पादन, व्यापार, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, कला, संस्कृति आदि का वर्णन किया गया। इब्न हाकल, जो महान यात्री था, उन्होंने 943 से 973 ईस्वी के बीच यात्राएं की तथा भौगोलिक विवरण प्रस्तुत किए। उन्होंने सड़कें एवं प्रांत, रोड्स एंड प्रोविंसेस नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें विभिन्न प्रदेशों की सड़कें, उनका वर्णन किया गया। अल मसूदी ने ईरान और इराक का भूगोल लिखा, जो उनकी 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, मेडोज ऑफ गोल्ड एंड माइंस ऑफ प्राइसेस स्टोन्स, एक्सर्शन एंड इंस्पेक्शन। सुलेमान ने चीन तथा भारत का भूगोल लिखा। इब्ने खुर्दादबिही ने रूट्स एंड कंट्रीज नामक पुस्तक लिखी, जिसमें अरब, इराक, पर्सिया, चीन, कोरिया तथा जापान आदि देशों का विवरण मिलता है। अल याकूबी ने द बुक ऑफ टाउन्स लिखी, जिसमें अरब, सीरिया, इराक, ईरान एवं भूमध्य सागरीय अफ्रीकी नगरों का वर्णन किया। अल इद्रीसी ने यूरोप एवं अफ्रीका आदि का भ्रमण करके उनका वर्णन अपने ग्रंथ विश्व भूगोल में किया। अल इस्ताकरी ने रूट्स एंड प्रोविंसेस तथा अल बेरूनी ने वर्णनात्मक भूगोल के संबंध में लिखा। भौतिक भूगोल के जो उनके प्रयास थे उसके संदर्भ में आपको बताना चाहूंगा। अरब काल में इब्न हाकल, अल इद्रीसी
और अल ख्वारिज़मी, अल मसूदी, इब्न सीना, अल बल्खी, अल याकूबी एवं अल मकदीजी आदि अरब भूगोलवेत्ताओं ने भौतिक भूगोल के अनेक पक्षों का उल्लेख किया। अल ख्वारिज़मी ने पृथ्वी की आकृति नामक पुस्तक लिखी, जिसमें पर्वतों, सागरों, स्थानों, अक्षांश व देशांतर रेखाओं का वर्णन किया। अल मुकद्दसी ने द बेस्ट क्लासिफिकेशन फॉर द नॉलेज ऑफ क्लाइमेट, जलवायु ज्ञान का उच्च वर्गीकरण में विश्व के जलवायु प्रदेशों का विभाजित किया। इसके साथ साथ स्थल, सागरों, पर्वतों, नदियों तथा खनिज संसाधनों का भी वर्णन किया। अरब वासियों ने नदियों की उत्पत्ति का कारण बर्फ का पिघलना एवं भूमिगत जल माना। अरब वासियों के भूमिगत जल के विषय में विचार व्यक्त करते हुए एम.एस. जियाउद्दीन अलवी ने लिखा है कि अल्लाह ने भूमि के नीचे जल का निर्माण किया है तथा वह भूमिगत जल ठीक उसी प्रकार प्रवाहित होता है जिस प्रकार शरीर में रक्त प्रवाहित होता है। अल मसूदी ने मानसून, अल इदरीसी ने जलवायु प्रदेशों तथा अल मुकद्दसी ने विश्व को 14 जलवायु खंडों के विषय में बताया। मानव भूगोल के संदर्भ में अरब भूगोलवेत्ताओं के प्रयासों में अल मसूदी ने, इब्न सीना ने, अल इदरीसी एवं इब्न खालदून नामक अरब भूगोलवेत्ताओं ने मानव भूगोल के क्षेत्र में योगदान दिया। इन भूगोलवेत्ताओं का मानना था कि मानव चरित्र, चिंतन एवं स्वभाव जलवायु एवं नक्षत्रों द्वारा निर्धारित होता है। कि मानव का व्यवहार, मानव का चरित्र, चिंतन एवं स्थान जलवायु एवं नक्षत्रों पर निर्धारित होता है। इन विद्वानों ने क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर मानव का वर्णन किया। उन्होंने क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर मानव के रंग, गुण, कर्म, प्रकृति, जनसंख्या, घनत्व आदि के विषय में लिखा। जंतु एवं पादप भूगोल। अरब विद्वानों ने मानव का विकास सूक्ष्म प्राणी से विकसित क्रम में बताया तथा अल जाहिद के अनुसार जंतु समुदाय के 4 वर्ग बताए गए। चरने वाले जीव या स्तनधारी, उड़ने वाले जीव या चिड़ियां, तैरने वाले जीव या मछलियां, रेंगने वाले जंतु रेप्टाइल्स। और विद्वानों के अनुसार तापमान, ऊंचाई, अक्षांश व देशांतरों में परिवर्तन होने से जंतुओं में भिन्नता मिलती है। तो ये मैंने आपको अरब भूगोलवेत्ताओं का जो योगदान रहा, जो अरब काल की विशेषताएं थीं, उनके संदर्भ में आपसे बताया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अरब की मानचित्र कला। यूरोपीय देशों के ईसाई भूगोलवेत्ताओं ने तो मानचित्रों को बाइबिल के आधार पर तोड़ मरोड़ कर बड़े ही गलत ढंग से प्रस्तुत किया था और पृथ्वी के मानचित्र पर ईसाई धर्म के उद्गम क्षेत्र को पवित्र भूमि के रूप तथा स्वर्ग और उनके बाग को भी प्रमाणित किया था। परंतु अरब भूगोलवेत्ताओं ने अपने को इस दोष से बचाकर रखा। उन्होंने मानचित्रों में संशोधन किया तथा भारतीय ग्रंथों से भी सहायता ली थी। यद्यपि मानचित्रों में यूनानी मानचित्रों के सिद्धांतों का ही अनुसरण किया गया, फिर भी अरब मानचित्रों में शुद्धता अधिक थी। उन्होंने भूमि पर देशांतर की गहराई, देशांतर की लंबाई को मापा और पुनः परिकलन किया। बगदाद के भौगोलिक केंद्र के अंतर्गत एक छोटा सा गणितीय सर्वेक्षण सीरिया के पालमीय मैदान में किया गया, जिसके अनुसार 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 85 किलोमीटर निश्चित की गई। अरब मानचित्र कला में
इदरीसी के मानचित्र का महत्वपूर्ण स्थान है। यह मानचित्र 1154 में बनाया गया। विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद अरबों ने भौगोलिक ग्रंथों की रचना की थी, परंतु अरबों के भौगोलिक ग्रंथों में भाषा को अत्यधिक अलंकृत करने का दोष पाया जाता है। इसी कारण इन ग्रंथों में बहुत सी मनगढ़ंत बातें सम्मिलित हैं। यही कारण रहा कि अरब में भूगोल तीव्र प्रगति नहीं कर सका, किंतु फिर भी अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान विचारणीय अवश्य रहा है। महत्वपूर्ण नहीं मगर विचारणीय अवश्य रहा है। और इसी क्रम में मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद।